हेलो, नमस्ते। स्वागत है आपका इक्वेशन इंडिया ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनऑर्गेनिक पोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग से नीट के अंदर जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चंस को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के पीआईक्यूज की। कहां पर? नीट यूजी में जो पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है, 2025 तक पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन करके। ये हमारी केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मान सकते हो या सबसे इंपॉर्टेंट पिक्चर मान सकते हैं, वो है पीरियोडिक टेबल। वो है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक एंड ये है एफ ब्लॉक। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सर हम इन चारों डी ब्लॉक में से किसको प्रायोरिटी देंगे, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग में हम कौन से ब्लॉक को पढ़ते हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग में हम किस ब्लॉक को पढ़ते हैं? मेनली पी ब्लॉक। ठीक है, तो पी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी मोलिक्यूल्स, कंपाउंड, स्ट्रक्चर जो भी होता है वो हम कहां पर पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो पी ब्लॉक है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो एस ब्लॉक है वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मतलब कि यहां से एक लाइन में बता रहा हूं, वो हमारे क्वेश्चन में काम आएगी। यानी कि अगर हम पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, ऐसे पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और आयनिक कैरेक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि ये सब कौन से बॉन्ड बना रहे हैं? ये सब आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। और ये सब कौन से बना रहे हैं? ये सब कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसलिए इधर से इधर जाएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पीआईक्यूज को। तो क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, जो हमारा ऑक्टेट थ्योरीज है। ठीक है, हमारे पास हम एक बार जल्दी से हम ये रिकेप कर लेते हैं कि हम केमिकल बॉन्डिंग में टोटल कितनी थ्योरी पढ़ते हैं, है ना? तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम टोटल मेनली 4 थ्योरी पढ़ते हैं। एक ऑक्टेट थ्योरी जो हमारी सबसे बेसिक और सबसे पहली थ्योरी होती है। उसके बाद हम बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद वीएसईपीआर थ्योरी यानी वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे यूनिवर्सल थ्योरी, उसका नाम है एमओटी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी है: ऑक्टेट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी एंड एमओटी। ठीक है, उसी वीबीटी थ्योरी के अंदर ही हम हाइब्रिडेशन भी पढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो हाइब्रिडेशन, जो sp2 sp3 को बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटरमोस्ट शेल इज। यानी कि क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये पूछ रहा है कि किसके वैलेंस शेयर में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर को बात करते हैं और देखते हैं कहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है और कहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, नॉट हैविंग, क्या पूछ रहा है? नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं NH3। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। AlCl3, सर एल्यूमिनियम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक Cl, 2 Cl और 3 Cl जुड़ जाएंगे। BeCl2, तो Be, बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों से क्या जुड़ गए? क्लोरीन जुड़ गए। CCl4, कार्बन, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों से कौन जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। जोड़ दो क्लोरीन, एक क्लोरीन, 2, 3 एंड लास्ट 4। हम बात करते हैं PCl5, फॉस्फोरस, जो हमारा इस फॉस्फोरस के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और पांचों से कौन जुड़ गया? क्लोरीन जुड़ गया। आप सभी को कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये आइडिया होना चाहिए। अगर ये आइडिया है आपको कि कौन सा एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर आपको इस पूरे पीआईक्यू सीरीज में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको ये नहीं पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कितने एटम के कौन से एटम के बाद कितने होंगे, अगर ये नहीं पता तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं क्या नहीं कहता है, एक बार वो रिकेप करके आइए, वो अगर आ गया ना तो उसके बाद मजा ही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं NH3। इसके पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम बात करते हैं AlCl3। AlCl के अंदर 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास।
BeCl2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? BeCl2 के पास हो गए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। सेंटर एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। हमें सेंटर एटम की बात करनी है। ये कार्बन में सेंटर एटम हो गया, इसके वैलेंस शेल यानी कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। PCl5 में फॉस्फोरस सेंटर एटम 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 बॉन्ड में 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कहां पर 8 इलेक्ट्रॉन है? हमें ये क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहां पर तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर नहीं है, मतलब कि एक तो ये हो गया BeCl2, दूसरा ये हो गया, और PCl5 यानी तीसरा ये हो गया। यानी कि टोटल 3 ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और 2 ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया? नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन 1 1 2 और 3। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3, यानी हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको बताना चाहिए। एक ट्रिक बता देता हूं मैं यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इधर आ जाता है। ग्रुप नंबर 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? 3 होंगे। देखो ग्रुप नंबर 13 है ना, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात करें ग्रुप नंबर 13 में 1 को हटा दो, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। ग्रुप नंबर 14 में 1 को हटा दो, पहले जो 4 है 1 आ रहा है, इसको हटा दो, कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 15 में 1 को हटा दो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 16 में 1 को हटा दो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 17 में 1 को हटा दो, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ग्रुप नंबर 18 में 18 का 1 8 का 1 हटा दिया तो कितने बच गए? 8। तो इसमें हो जाएगा 8 11 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये ग्रुप से पता है तो भी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बता सकते हो, ठीक है? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन PO4 3- ion the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively are। यानी कि हमें PO4 3- का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसके बाद में हमें बताना है कि ऑक्सीजन में कितना चार्ज आ रहा है और PO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें बनाना है PO का स्ट्रक्चर। PO4 3- यानी कि 3- है, ये कहां पर जाएंगे? ऑक्सीजन पर जाएंगे। देखो P और O है ना, तो हमेशा P डबल बॉन्ड O बॉन्ड तो रहेगा, ये आप ध्यान रखना। अब 3 नेगेटिव चार्ज कहां पर चले गए? ऑक्सीजन पर। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स present in molecule divided by number of resonating structure। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो चारों पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल्स, तो इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। किसका? इसका PO4 3- का। तो PO4 में नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड है सर। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? कितना ऑक्सीजन है? 4 है, तो कितने बनेंगे? 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1.25। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर तो हो जाएगा 1.25, बॉन्ड ऑर्डर 1.25, यानी कि एक ये तो आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इसके ऑक्सीजन पर चार्ज की बात करते हैं। तो एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज है? -1। कितने चार्ज है? 3 चार्ज है, माइनस मतलब कि -3 डिवाइड बाई 4, ये -3 चार्ज है जो 4 कार्बन पर है, तो कितना आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -0.75। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस PO4 3- का बॉन्ड हो जाएगा 1.25 एंड इसका चार्ज हो जाएगा -0.75, ठीक है? ये -3 चार्ज है जो 4 ऑक्सीजन में घूम रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है ऐसे, है ना? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which one of the following oxide is expected to exhibit पैरामैग्नेटिक बिहेवियर? यानी कि कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो पैरामैग्नेटिक शो करेगा? अब पैरामैग्नेटिक देखो, यहां पर मैं 2 चीज बोल रहा हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 प्रकार की होता है, एक तो होती है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होती है डाईमैग्नेटिक।
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है सर। कितनी होती है? तो पहली होती है सर पैरामैग्नेटिक, दूसरी मेनली हम बात कर रहे हैं, दूसरी होती है डायमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक। ओके, अब पैरामैग्नेटिक इसको बोलेंगे, डायमैग्नेटिक इसको बोलेंगे ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोल देंगे, वो होगा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक यानी ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है, which of the following oxide is expected to exhibit पैरामैग्नेटिक यानी आ गया, इसका मतलब कि सर ने कहीं ना कहीं हमें क्या देखना है, हमें ओड इलेक्ट्रॉन देखना है सर। किसके पास ओड इलेक्ट्रॉन, हम ये देखना। सबसे बात कर रहे हैं CO2। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। क्या इसके पास अनपेड या ओड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है सर, सारे इलेक्ट्रॉन पेड है। SiO2, अब देखो SiO2 का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, SI डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसा नहीं होता है। SiO का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये गलत है। ठीक है, और इसका ऑर्डिनेशन हो जाएगा sp3। तो बताओ यहां पर आपको क्या ओड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, इसके पास एक बार 4 वाले इलेक्ट्रॉन और चारों चारों बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके पास भी ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, SiO2 के पास भी ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बात करते हैं SO2 की बात करते हैं, तो SO2 का स्ट्रक्चर हो जाएगा S, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितने, 6, तो 2 ऑक्सीजन जुड़ो, यानी ऑक्सीजन हमेशा 2 डबल बॉन्ड से जुड़ता है। आपको पता है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से। ये ऐसे साइड एटम हैं जो मेनली यूज होता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा किसी भी एटम से, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया सर, यहां पर भी सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। 4 ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक लोन पेयर, इसका मतलब यहां पर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ClO2 की। Cl ग्रुप नंबर 17 का 1 हटा दिया, कितना, 7, यानी कितने हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। सर ऑक्सीजन कितना है, 2, यानी कि ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो ये एक लोन पेयर हो गया और एक ये ओड इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या इस ClO2 के पास एक नंबर ऑफ ओड इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ, इसके पास एक ओड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ओड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, ये दिखाएगा पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा, है ना, ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है, कुछ नहीं, आंसर आ गया। नाइट्रोजन यानी N2 के बाद, यानी नाइट्रोजन बताओ कितने बॉन्ड से जुड़ता है, 3 बॉन्ड से भी बताया। और इसके नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 में से 1 हटा देंगे तो 5, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ नाइट्रोजन में क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेड हुआ है सर, 1 2, हमें पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 2 3 4 और 5 6, मतलब कि यहां 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हुई है, शेड हुए बॉन्डिंग में। ठीक है, तो कितने है, 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नहीं होगा, 2 नहीं होगा और 8 नहीं होगा। 8 इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 8 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये तो 4 है, इन्होंने तो क्या कर दिया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर दिया, ओनली कितने किया, 6 इलेक्ट्रॉन ने किया, तो 10 आंसर भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
cation और anion combine in a crystal to form following type of the compound. एक केटायन है, आपने फिजिक्स में केमिस्ट्री से क्या पढ़ा, एक केटायन है एक एनायन, दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, है ना। क्लियर है ना मामला, ये क्लियर है ना मामला। एक केटायन यानी Na प्लस, एक एनायन यानी Cl माइनस। Na प्लस क्या है, केटायन है, Cl माइनस क्या है, एनायन है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, और NaCl में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, क्या पूछा, मोस्ट स्टेबल आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा। NaCl देख के आंसर नहीं करना है, आप NaCl देखते हो अपनी डेली लाइफ, इसका मतलब यूं नहीं कि NaCl सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक फैक्टर काम आएगा, वो है लेटिस एनर्जी। इस लेटिस एनर्जी हमारा आंसर आएगा कि कौन सा आयनिक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा और कौन सा वीक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो लेटिस एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो अगर आपको लेटिस एनर्जी क्या होती है इसका आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेटेस्ट एनर्जी क्या है उसकी बात कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनेगा, उस आयनिक कंपाउंड में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब अट्रैक्शन होगा, उस आयनिक कंपाउंड के अट्रैक्शन में बॉन्डिंग में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हमने क्या नाम दिया, आयन लेटिस एनर्जी, ठीक है। अब लेटिस एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, चार्ज ऑन A प्लस यानी कैटायन एंड एनायन, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो लेटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कि चार्ज जहां पर ज्यादा होगा, जिसका चार्ज ज्यादा वहां पर लेटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ यहाँ पर इस पे क्या है, NaCl प्लस, Na पे +1 है, Cl पर -1 है, Mg पर 2 प्लस है और इस पर -1 है, लिथियम पर +1 -1 और NF में +1 -1। बताओ कहां पर चार्ज ज्यादा बन रहा है, देखो यहाँ पर भी +1 -1 -1 सब में क्या है, एनायन तो सेम है, एनायन पर -1 चार्ज है, पर कैटायन की बात करो, इस पर +1 है, इस पर +1 है, इस पर +1 है, इस पर +2 चार्ज है। तो जहां पर चार्ज ज्यादा वहां पर हमारे आयनिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, आयनिक बॉन्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ बॉन्ड होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, लेटिस एनर्जी डायरेक्शन ऑफ द चार्ज ऑफ कैटायन एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एनायन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। The weakest among the following type, the weakest among the following type of the bond is, सबसे वीक बॉन्ड कौन था, ओके अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग की स्टार्टिंग करी होगी तो हमारी केमिकल बॉन्डिंग में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उसको बोलेंगे जिसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वीक बॉन्ड किसको बोलेंगे, जिसको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको बोलते हैं वीक बॉन्ड, ठीक है। या हम इसे स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड को एक ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, जहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जहां पर एनर्जी कम रिलीज होगी वहां पर वीक बॉन्ड बनेगा। तो मुझे बताओ, तो वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में हम बॉन्डिंग की बात करें, स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड होता है, दो प्रकार का होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ये सब क्या होता है, ये चारों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और वीक बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये दोनों हमारे पास क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिख रहा है कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। क्वेश्चन आ गया वापस लेटिस एनर्जी का। लेटिस एनर्जी क्या बात कर रहा था, लेटिस एनर्जी is directly proportional to charge of, directly proportional to charge on cation and anion, C plus यानी cation, C minus यानी anion, and size of
कैटायन एंड एनायन। तो मुझे बताओ इससे कौन सा आंसर आ रहा है? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 यानी कि सर इसमें भी फ्लोरीन -1, या भी फ्लोरीन, या भी फ्लोरीन, या भी फ्लोरीन। सर एनायन तो हमारा सेम है, कहीं ना कहीं कैटायन में लोचा हो रहा है। कैटायन यानी हेली ना की रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1। तो सबसे पहले कौन था? हाइड्रोजन नहीं है, लिथियम है क्या? हेली ना यानी सोडियम, फिर हेली ना की रब से फरियाद यानी कि हमारे ये से बढ़ रहा है हाइड्रोजन लिथियम। हाइड्रोजन का हमारा बॉन्ड बनाते ही नहीं है तो हाइड्रोजन रहने दो। लिथियम हेली ना की रब से फरियाद, फरियाद रेडियो एक्टिव है, ध्यान दो दोस्तों उसको। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो लेटिस एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी? लिथियम की। लिथियम यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। उसके बाद सोडियम की, यानी कि ये सोडियम आ गया, आंसर बी करेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 8 क्वेश्चन हो गए, 9 की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि कौन सी एक सी लाइन है जो मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती, जो मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग में क्या होता है? ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल्स। क्या मेटेलिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग होती है? पहला ये बोल रहा है। दूसरा, मोबाइल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो मोबाइल करता है, इधर घूमते रहता है। हाँ, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन यानी कि लोकलाइज नहीं रहता, यानी कि घूमते रहता है, ये भी सही है। हाईएस्ट डायरेक्शन हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स। अब हम बात करते हैं, देखो सर ये और ये तो हमारी सही है, इसमें कंफ्यूजन है सर। ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल, देखो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक के जो मेटल है, वो ओवरलैपिंग नहीं करता है इन मेटेलिक बॉन्डिंग में। बट जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जिसे हम बात करते हैं क्रोमियम, कॉपर, तो ये क्या करता है? वो मेटेलिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग भी शो करता है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग कैरेक्टर भी शो करता है। तो वहां पर कहीं ना कहीं डी ब्लॉक मेटेलिक बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग भी हो रही है, थोड़ी सी भी हो रही है, पर हो रही है। मतलब कि ये तीनों क्या हो जाएंगे? ट्रू स्टेटमेंट। और हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड में मेटल बॉन्ड बनाता कैसे है? ये एक मेटल हो गया, हमने बात की जिंक का मेटल लिया, तो एक जिंक का मेटल, दूसरा जिंक का मेटल, तीसरा जिंक का मेटल और चौथा जिंक का मेटल। इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये -1, इसने भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया -1। तो इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकता है इस लेटिस में। इसमें क्या करता है? ये पॉजिटिव चार्ज इधर से भी इसके बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से भी, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव यानी हमारा कैटायन पॉजिटिव हो, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं लेटिस के अंदर। तो यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है, तो इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या लगे? हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड नहीं, इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ये किसी भी डायरेक्शन में बॉन्ड बना सकता है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? गलत स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोला नॉट अप्लाई। नॉट अप्लाई कौन सी हो रही है? डी वाली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। और ये तीनों बात क्या है? मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए क्या है? RIGHT, राइट। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, जो 2025 में पूछा गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे दिखा रही है, और हमारा क्या है? ट्रू और फॉल्स का आंसर है। यानी कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, या तो दोनों ट्रू होगी या दोनों फॉल्स होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। ए हाइपोथेटिकल मान रखा है, ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विथ बोन ऑर्डर 0 इट्स क्वाइट स्टेबल। अरे यार, जिस डायटोमिक का बोन ऑर्डर अगर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? एक से ज्यादा। अरे यार, अगर कोई भी हमें ये हीलियम इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है तो He2 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। इसके लिए बॉन्ड तो होना चाहिए। तो ये अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 तो क्वाइट स्टेबल नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो स्टेबल कैसे हो गया? तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। ये तो हो जाएगी फॉल्स।
दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। एस बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, यानी कि किसी भी बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, नहीं, ये भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, गलत स्टेटमेंट होगी। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अगर किसी भी दो एटम, एक बार इस दोनों का रिलेशन को हम समझते हैं। अगर कोई भी दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है, दो एटम की बात कर रहे हैं, अगर दो एटम में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, यानी कि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ज्यादा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा तो वो दोनों पास पास में आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, पास पास में आएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, तो वो थोड़े से दूर दूर रहेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर, नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। हाँ, आंसर हो जाएगा करेक्ट बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Which of the following molecules have non-zero dipole moment value? अब डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस आ गए। हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो उसकी एक चीज होनी, अब हमें पता होनी चाहिए, वो है उसका स्ट्रक्चर। अगर उसका स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। सर हम स्ट्रक्चर कहां से पता करेंगे? स्ट्रक्चर हम बनते हैं वीबीटी थ्योरी के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप किसी भी डाइपोल मोमेंट की क्वेश्चंस कर दोगे इजीली। तो सबसे बात करते हैं CCl4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू, यानी कि नॉन जीरो, यानी कहीं कहां पर डाइपोल, कौन सा मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, नॉन जीरो मतलब पोलर होगा। ये होगा अचाई CO2, यानी कि ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। BF3 का स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा। देखो, अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसकी परफेक्ट स्ट्रक्चर है तो उसका बॉन्ड, उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और चारों 4 बॉन्ड बना, इसका मतलब वो क्या है? वो परफेक्ट है, ठीक है। तो CCl1 यानी इसका ये और ये दोनों क्या हो, कैंसिल आउट, और ये भी क्या हो, कैंसिल आउट कर देगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर आयोडीन है, तो यहाँ पर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर डाइपोल बन गए। डाइपोल बन गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाइपोल की वैल्यू होगी तो नॉन जीरो होगी। यहाँ पर ये जितना इधर खींचेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, उतना ही ये CO2 इधर खींच लेगा, तो उतना नेगेटिव चार्ज इधर बन रहा था उतना इधर बन जाएगा, दोनों एक साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर हाथ B3 की बात करते हैं, तो ये ऊपर खींच रहा है और इन दोनों का जो नेट लेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। तो जितना ऊपर ये खींच रहा था ऊपर ये खींच लेता है, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। तो नॉन जीरो कहां पर हुई सर? HI के केस में हुई, तो आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की, है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि किसका आंसर करेक्ट है और कौन सा आंसर इनकरेक्ट है। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ फॉर ओजोन। ओहो, ओजोन यानी O3, O डबल बॉन्ड O दूसरी क्या होगी? ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो O डबल बॉन्ड O। ओके, ये तो होगी फर्स्ट, ये होगी सेकंड, थर्ड कहां से लाए? ओजोन की 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है और ये बोल रहा है इसकी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, तो ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, अभी हमने बात करी। BF3 नॉन जीरो नहीं, BF3 क्या होती है? जीरो होती है। नॉन जीरो मतलब कोई ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, और यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है, तो ये भी क्या होती है? ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। हमें करेक्ट आंसर बताना, तो वो भी ऊपर करेक्ट, अनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन द NH3। ओके, NH3 की बात करते हैं।
ओके, तो यहां पर इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? नीचे खींचेगा, और ये लोन पे ऊपर की तरफ खींचेगा। लोन पर हमेशा बॉन्ड पर अपनी तरफ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और ये लेस इलेक्ट्रॉन ये ऊपर खींच लीजिएगा। मतलब कि ये पूरा डायरेक्शन ऐसा होगा, इसका ऊपर और थोड़ा सा नीचे होगा। मतलब कि इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, NH3 की ज्यादा होगी। तो डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NH3, तो ये भी क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट हो जाएगी। Three canonical forms can be draw for CO3 2 minus ion। चलो बात करते हैं। C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। कैनोनिकल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म को हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, एक तो ये बन गई। अब एक और बनाओ। ये इलेवन पे आ गया, इसका नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O माइनस, ये सेकंड होगी। थर्ड बनाओ। अब ये इलेक्ट्रॉन कहोगे, अब क्या करते, इसको घुमा दो और उस पर नेगेटिव चार्ज, तो CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, ये 3। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है? ऊपर है। यहाँ पर डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऊपर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड राइट साइड में। मतलब कि तीनों स्ट्रक्चर क्या है? सही है। तो कैनोनिकल फॉर्म कैन बी ड्रॉ फॉर CO3 2 माइनस आयन। तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर बताना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये तीनों बन रही है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 क्वेश्चन नंबर ये बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल्स NH3 H2S CH4 and HF इज, यानी कि हमें डायपोल मोमेंट का हमें ऑर्डर बताना है। सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं सर। चलिए बनाइए। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर। H2S सल्फर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक 2 लोन पेयर। CH4, ये CH4 की हो जाएगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है, ज्योमेट्री नहीं बनानी है। ये हो जाएगी HF। तो डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डी। मतलब कि कहा जहां पर चार्ज ज्यादा वहां पर डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, जहां पर डिस्टेंस ज्यादा वहां पर डायपोल मोमेंट भी ज्यादा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कहाँ है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन और फ्लोरीन? सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा चार्ज का डिफरेंस है। मतलब कि यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे से बनेगा। मतलब कि यहाँ पर चार्ज बहुत ज्यादा बनेगा, चार्ज बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इसकी सबसे ज्यादा होती है, इसकी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। चार्ज की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो HI की सबसे वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पर क्योंकि H2S है, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसका है? सर अच्छा तो सेम है, नाइट्रोजन और सल्फर की बात करता है। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? सल्फर के। तो ये जीत जाएगा। तो फर्स्ट पे कौन होगा? ये। सेकंड पे कौन कौन जीतेगा? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, ये जीत जाएगा। थर्ड पे और फोर्थ पर CH4, यानी फर्स्ट पर HF, सेकंड पर NH3 H2S एंड CH4, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हमने यहां से हमने देख लिया है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि 14 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर, यानी कि नॉन पोलर यानी डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू, जो डायपोल मोमेंट होता है ना, म्यू की वैल्यू, वो दो प्रकार की होती है ना। एक तो म्यू बराबर 0, एक म्यू बराबर नॉट 0। अगर म्यू बराबर 0 है तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर, यानी कि उसके बीच में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट 0 है, यानी डायपोल मोमेंट की उसमें वैल्यू है, मतलब कोई ना कोई चार्ज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर क्या है? नॉन पोलर, यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अनोटो की बात करते हैं। कहां पर 0 होगी मैं ये बतानी है। NO2 यानी N
डबल बॉन्ड ओ, ओ लोन पेयर, PO, P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl, Cl। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, CH4, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, SB, SB, Cl5, यानी कि SB के पास नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकारी, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओहो, यहां पर क्या हो गया, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, ये जितना ऊपर खींच रहा था उतना ये ऊपर ये खींच लेगा, ये इधर इतना खींच रहा था इतना, इन दोनों का नेट, Cl का नेट ये इधर खींच लेगा, मतलब कि इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन और नीचे क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट 0। यहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन है और यहाँ पर Cl है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर म्यू की वैल्यू नॉट 0, यानी कोई ना कोई डाइप्लोमेंट की वैल्यू होगी, यहाँ पर भी कुछ डाइप्लोमेंट की वैल्यू होगी। यहाँ पर एक लोन पेयर है, जहां पर किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक लोन पेयर होगा वो हमेशा ही पोलर होगा, ऑलवेज पोलर होगा, ठीक है। तो नॉट पोलर किसने दी, SbCl5 की थी, तो आंसर क्या जाएगा, डी, किसका, 14 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। अब पूरा सेट का बताना है कि कुछ सेट में सभी की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होना चाहिए। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एक की बात कर रहा हूं मैं, बोरोन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3, इसकी 0 होती है सर। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF, सर इसकी नॉन 0 होती है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। हम बात करते हैं बी की, HF की कुछ ना कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट 0 होती है, यानी कुछ ना वैल्यू होगी। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, सर इसमें एक लोन पर आ गया, अब जिसके बाद एक लोन पर होता है ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पोलर होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बात क्वेश्चन नंबर 3 की, बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, सर इसके पास भी एक लोन पर नहीं होता है, एक लोन पर नहीं होता है। बोरोन, बोरोन यानी ग्रुप नंबर 13 में से 1 हटा गया 3, तो 3 के 3 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, एक भी लोन पे नहीं है। बेरिलियम, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम यानी B, डाइफ्लोराइड यानी BF2, ओके, लीनियर होता है, ठीक है, इसकी भी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, इसकी भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरो, ऊपर भी क्लोरीन नीचे भी क्लोरीन, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, सर इसकी वैल्यू भी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, इसकी भी 0 होती है, और इसकी भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर ये जितना ऊपर खींचेगा उतना नीचे ये खींच लेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसकी भी बात करते हैं अमोनिया, ओहो, डी में पहले ही क्या आ गया, अमोनिया NH3, क्या एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आएगा, तो ये कौन सा, ये क्या होगा, ऑलवेज पोलर होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ओनली सारे क्या चाहिए, नॉन पोलर चाहिए, 0 डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, नॉन 0 डाइपोल मोमेंट यानी नॉन पोलर चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, 15 तक की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 16 की, तो ये भी किसका डाइपोल मोमेंट का है क्या, चलो बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ओके, यहां पर मैं डाइपोल मोमेंट में एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है डाइपोल मोमेंट के ऊपर कि किसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, किसका ज्यादा होगा। देखो वहां पर 2 क्वेश्चन को मैंने ले हुआ, एक कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और दूसरा ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको उस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। तो अगर आपको डाइपोल मोमेंट में कुछ इश्यू हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एक बार वो वीडियो जाके जरूर देखना। मैं जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन होगा ना, उसके अंदर मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का वो वीडियो कर देना, उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो नीट के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को टारगेट करते हुए वो वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। बस उस वीडियो को देखने से पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड, किस मॉलिक्यूल्स की क्या स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट का हमें ऑर्डर बताना कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। ओके
सर इसकी कौन डायपोल मोमेंट हो गई, इसका सर इसका तो डायपोल मोमेंट होता है, इसका भी डायपोल मोमेंट होता है, इसका डायपोल मोमेंट सर BF3 का तो डायपोल मोमेंट नहीं होता है। BF3 यानी ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। इन क्वेश्चन में से छाटो, इस ऑर्डर में से ये छाटो कि किसका डायपोल मोमेंट नहीं होता, जीरो होता है। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का क्या होता है, जीरो। तो ये क्या आएगा सर, ये BF3 सबसे पीछे आएगा। तो BF3 सबसे पीछे आएगा तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से एक आंसर होता। तो सबसे पहले बात करते हैं H2O, उसके बाद NH3, NH3, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लोन पेयर, पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है और एक लोन पेयर ऊपर रहेगा। N, हाइड्रोजन, 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 लोन पेयर। चलो इस बात करते हैं इनके डायपोल मोमेंट की। सर इस साइड में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, तो ये खींचेगा इधर भी, ये खींचेगा इधर। सर नाइट्रोजन फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, फ्लोरीन खींचेगा सर। और सर इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा सर ये। और लोन पेयर में जो डायपोल मोमेंट की या डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा बॉन्ड पेयर से लोन पेयर की तरफ होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है। बॉन्ड पेयर से लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है, ये डायरेक्शन। अब सर इन सभी में डायरेक्शन, इसमें तो पूरी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, इसमें सर ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है, और इसमें पूरी ऊपर की साइड है। अब मुझे यह बात है डायपोल मोमेंट का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू क्यू इंटू डी। अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें डोमिनेटर फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज होता है। बताओ कहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि कहीं कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर यहां पर तो क्रॉस कट रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में किसकी वैल्यू होगी, जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वहां पर डायपोल मोमेंट, वहां पर चार्ज ज्यादा बनेगा। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा चार्ज बनाएगा, तो H2O क्या होगा, इसमें जी जाएगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में कौन जीतेगा, सर ये तो क्रॉस आउट कर रहा है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें चार्ज ज्यादा बनेंगे, चार्ज ज्यादा बनेंगे तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी कि इन दोनों में कौन जीत जाएगा, NH3 जीत जाएगा और NH3 हार जाएगा। यहाँ पर फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन देख के इसको डायपोल मोमेंट ज्यादा नहीं कर देना, हमें स्ट्रक्चर बना के फिर स्ट्रक्चर से देखना कि किसका कम हो किसका ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर कट रहे, वहां पर कट नहीं रहे, इसलिए NH3 जीत जाएगा। तो सबसे कम तो होगी इसकी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, H2O की। हाँ H2O के बाद में NH3, इसके बाद में NF3, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? अब यहाँ पर मैक्सिमम हो गया कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट कहां पर होगा, CO2, अरे जल्दी से बजा दो, जीरो होता है ऐसा डायपोल मोमेंट, क्योंकि लीनियर है, जितना ये खींचेगा उतना ये खींच लेगा। CH4, अरे जल्दी से बता दो, CH4 यानी सर ये तो एक परफेक्ट टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पर परफेक्ट टेट्राहेड्रल हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। NH3, ओहो ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पीछे डिस्कस किया था। NH3 और NF3 उन दोनों की तो जीरो होगी, उनकी तो बात ही नहीं करी, इन दोनों की बात करते हैं। मैंने पीछे बात कर ली तो एक बार देख लो, ऊपर खींच रहा है, ये भी ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, ये ऊपर खींच रहा है, ये ऊपर ही खींच रहा है, ये ऊपर भी खींच रहा है और नीचे भी खींच रहा है, यानी कि यहाँ पर कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कट रहा है, इसका मतलब वैल्यू कम होगी, यहाँ पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब वैल्यू ज्यादा होगी, तो NH3 की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखो NH3 की ज्यादा, NF3 से। ओके क्वेश्चन नंबर 17 की बात होगी, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। Which of the following is a polar molecules डायपोल मोमेंट, पोलर यानी कहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, कहां पर डायपोल मोमेंट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना रहा है, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोल देंगे, पोलर मोलिक्यूल्स, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। SF4 की बात करते हैं। सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन कितने हैं, 4 फ्लोरीन, कैसे जुड़ेंगे, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, इनके स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर से डायपोल मोमेंट के आंसर आएंगे, ठीक है। SiF4
सर सल्फर 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों बॉन्ड में सेम एटम है, इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट है, ये स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट है। सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाना और चारों सेम एटम है ना, टेट्राहेड्रल। HCF4 का स्ट्रक्चर क्या होगा सर, तो HCF4 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में, BF3। अरे BF3 आ गया, BF3 यानी प्लेनर। अरे जो भी प्लेनर होगा वहां पर क्या होगी, डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इतना ऊपर खींच रहा है उतना ये भी नीचे खींच रहा है, यहाँ पर जितना ये खींच रहा था उतना ये खींच लेगा, जितना ये खींच रहा था उतना ये खींच लेगा, जितना लोअर पर नीचे खींच रहा था उतना लोअर पे ऊपर खींच लेगा। यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी भी 0, तो किसकी 0 नहीं होगी, इसकी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सर सल्फर इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d, ये बनाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पर यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, सीसो बन रहा है, मतलब कि ये ऊपर खींच रहा है उतना ये नीचे भी खींच लेगा, ये इधर खींच रहा है इधर, ये लोन पेयर, जहां पर एक लोन पेयर आ जाएगा वो ऑलवेज क्या होता है, मैंने बताया था, जहां पर एक लोन पेयर आता है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज पोलर। ठीक है, अगर तुम ये करते तो भी क्या था, ये आंसर आ जाता। तो मेरी एक बात आप ध्यान रखते हैं ना मेरी, अगर आप मेरी एक बात ध्यान रखते तो इसका आंसर आप कर देते। वो लाइन क्या है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक लोन पेयर है तो वहां पर वो ऑलवेज क्या होगा, पोलर होगा। क्यों, क्योंकि सर वो एक लोन पेयर को कैंसिल आउट करने के लिए हमें दूसरा लोन पेयर चाहिए, और दूसरा लोन पेयर तो है नहीं, एक ही लोन पेयर है, तो उसको कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएगा पूरा, या तो कम करेगा या कम ज्यादा करेगा, इसलिए वो हमेशा पोलर रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। Which of the following structure is the most preferred and hence the lowest energy of SO3? सल्फर कितने बॉन्ड बनाता है सर, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, तो कितने बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पर आपको एनर्जी का क्वेश्चन पूछा है, तो एक बात मैंने यहाँ पर एक और बात ध्यान रखो, जो एटम जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उसमें उतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर दो एटम अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को तो वो बॉन्ड बनाएंगे, और उसी बॉन्ड बनाने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जहां पर सल्फर के पास बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी, यानी कि सल्फर सबसे ज्यादा बॉन्ड कहां बना रहा है सर, यहाँ पर 2 बॉन्ड, यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर 5 बॉन्ड, यहाँ पर 6 बॉन्ड, यहाँ पर 6, यानी सबसे मैक्सिमम बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी लोएस्ट एनर्जी किसकी होगी, इसी की होगी। लोएस्ट एनर्जी और हाईली स्टेबल, सबसे स्टेबल कौन सा होगा, ये स्टेबल होगा। ठीक है, ओके, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ अमंग CO, CO2 माइनस एंड CO2। बॉन्ड लेंथ पूछा है, CO बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर का ही अपोजिट ऑर्डर होगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो CO यानी CO2 यानी CO2, CO3 2 माइनस, और CO2 यानी C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर बता देना सर। इसका होगा 3, इसका होगा 1 2 3 4, 4 डिवाइड बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1.25, 330 या 25 लिख लो, इसका हो जाएगा, इस CO के बीच में बॉन्ड होगा 2। एक रिविजन जो सबको पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। यहाँ पर बॉन्ड ज्यादा बना 3, तो 3 बॉन्ड पेयर है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये दोनों ज्यादा पास में आएंगे, ज्यादा पास में होंगे, इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। तो बताओ सबसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लिख सकता हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, CO का, उसके बाद CO2 का, उसके बाद CO3 2 माइनस। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिस इसका उल्टा, CO3 2 माइनस, CO2 CO, CO3 2 माइनस, CO2 CO। हाँ,
तो आंसर हो जाएगा सी। बॉन्ड लेंथ ही पूछा है ना, हाँ बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसी की होगी, इसका तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। हाँ एकदम करेक्ट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन फ्लोरीन, ओहो इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया, अब आगे बात करते हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन that between nitrogen and hydrogen where the dipole moment of NH3 1.5 d यानी d by is larger than that of the NF3 0.2 d यानी कि d by this is because ओके तो स्टेटमेंट बोल क्या रही, स्टेटमेंट ये बोल रही है the electronic difference between nitrogen and fluorine is greater than the between nitrogen and hydrogen where the dipole moment of NH3 ओके ये पूछ रही है कि एक तो हमारे पास NF3 है और एक NH3 है। सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है ना इसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या किससे जुड़ा हुआ है, इस फ्लोरीन एस से जुड़ा होता है, फिर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, NH3 की ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि NH3 की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, किससे, NF3 से। ठीक है तो ये in NH3 the atomic orbital and bond orbital are in the same direction, yes atomic orbital NH3 यानी ये रहा, NF3 यानी ये रहा। in NH3 the atomic dipole and bond dipole, atomic यानी ये एटम का डाइपोल and bond dipole bond मोमेंट का डाइपोल are in the same direction, हाँ बिल्कुल सेम डायरेक्शन। और व्यवस्था in NF3 these are the opposite direction, यानी कि इसमें ये एटॉमिक तो ये होगा और बॉन्ड ऑर्डर ये होगा, एकदम करेक्ट आंसर यही हमारा करेक्ट आ गया। बी की बात करते हैं in NH3 as well as NF3 the atomic orbital and bond orbital are opposite side, नहीं in NH3 the atomic orbital and bond dipole are atomic dipole and bond dipole are the opposite direction, NF3 has in the same direction, गलत है। the NH3 as well as NH3 are atomic dipole and bond dipole are in the same direction, एकदम रीजन तीनों ये ए बी सी डी एकदम गलत है, और ए रीजन हमारा एकदम सही फिट बैठता है कि जो NH3 है इसकी डेवलपमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों होती है क्योंकि इसके एटॉमिक और बॉन्ड डाइपोल का डायरेक्शन क्या एक ही साइड में और इसमें क्या अपोजिट साइड में, तो आंसर नंबर ए एकदम करेक्ट है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। Which of the following would have a permanent dipole moment, कहां पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी हमें ये बताना है, तो SiF3 जल्दी से बता दो सर, परफेक्ट स्ट्रक्चर बना रहा है इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। SF4 सल्फर एक लोन पेयर और 4 फ्लोरीन है सर, इसका स्ट्रक्चर ये होता है सर, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड टेट्राहेड्रल है या सीसो शेप है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की क्या होगी, नॉट 0 होगी। परमानेंट डाइपोल किसमें होगा, इसमें आंसर तो ये आ गया। XeF3 की बात कर लेते हैं, Xe 1 2 3 4 एक लोन पेयर ये ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा और ये इसको कैंसिल आउट करेगा, मतलब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। BF3 की बात करते हैं तो बोरोन एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन इस साइड एक फ्लोरीन इस साइड, जितना ये फ्लोरीन ऊपर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा इनका ये नेट ये क्या होगा नीचे की तरफ खींच रहा होगा। ठीक है तो इन दोनों का भी क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसकी भी 0 इसकी भी 0 इसकी भी 0, किसकी 0 नहीं है, SF4 की 0 नहीं है, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कहां पर होगा, SF4 के अंदर होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन रिप्रेजेंटेड बाय, ओके तो हमारी क्लास शुरू होने से पहले एक लाइन बोली थी मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एस ब्लॉक कौन सी बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक। तो एस से पी की तरफ चलेंगे, एस से पी ब्लॉक की तरफ चलेंगे तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, है ना। तो जल्दी से चल जाओ, तो कोवेलेंट कैरेक्टर पूछेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर यानी
इन पीरियड में, इन पीरियड लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो हमारा कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा सर, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। आपको पता ना, कोवेलेंट CHARSCTER is inversely proportional to आयोनिक कैरेक्टर, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर क्या इनवर्सली होता है, यानी कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा उसका उल्टा किसका होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो मुझे जाते हैं करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि कौन सा हमारा जो ऑर्डर है वो कोवेलेंट कैरेक्टर को सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। लिथियम सोडियम बेरिलियम, लिथियम सोडियम बेरिलियम, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम सोडियम यहाँ आता है और लिथियम बेरिलियम यहाँ आता है। तो इधर से इधर जाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से आएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। इसका उल्टा, और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, और इधर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर BeCl2, उसके बाद लिथियम का, उसके बाद सोडियम, BeCl2 लिथियम, उसके बाद सोडियम, सी, है ना। कि देखो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनिक कैरेक्टर हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, तो ये बढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, और ऊपर से नीचे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो ये कम हो रहा है, तो ये सबसे पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, NaCl, LiCl, BeCl2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ O bond length in O2, H2, O2 and O3 is, ओके। सबसे पहले क्या करना, बॉन्ड लेंथ बनानी है, तो बॉन्ड लेंथ से पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना। बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होगा वही उल्टा हो जाएगा किसका, बॉन्ड लेंथ का। O2 यानी O2 हो गया, H2 O2 यानी ये सब दो ऑक्सीजन या फिर दो हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया H2O2। O3 यानी O डबल बॉन्ड O और ये लोन पे है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर, इसका हो जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर, और इसका हो जाएगा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। रेजोनेंस कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड दोनों में घूम रहा है, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो 1 होगा, नहीं 2 होगा, 1.5 होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, O2, उसके बाद O3, उसके बाद H2O2। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H2O2, उसके बाद O3, उसके बाद O2, H2O2, O3, O2। करेक्ट आंसर डी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है। H2O is dipolar whereas Be is not. It is because H2 is dipolar, यानी H2 का स्ट्रक्चर बना दो। समझ नहीं आ रहा ना कि क्या बोलना चाह रहा है, स्ट्रक्चर बना दो। और Be यानी कि बेरिलियम, ये फ्लोरीन। सर ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतनी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि यहाँ पर डायपोल के लिए क्या होगी, 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, नॉन पोलर। सर यहाँ पर ये जितना नीचे खींचेगा उतना ऊपर खींचने वाला कोई नहीं है, मतलब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, पोलर। तो ये बोल रहा है H2 इज डाइपोलर, यानी कि ये पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये कहीं ना कहीं दो पोल बन रहा है, डाइपोलर, है ना। डाइपोलर वेयर Be इज नॉट, इट इज बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। नो, एकदम गलत है। H2O देखो ये कौन सा है, बेंड से बोलिएगा लीनियर, लीनियर में डाइपोलर क्या होगा, नॉन जीरो, नॉन पोलर होगा, और बेंड में क्या होगा, पोलर होगा। तो H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग whereas Be is a discrete molecules. H2O is linear and Be is angular, एकदम incorrect statement। H2O is angular and Be is linear, यही एक ऐसा रीजन है जिसको एकदम करेक्ट मैच कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि H2O एक एंगुलर है इसलिए यहाँ पर डाइपोलर बनेगा, Be एक लीनियर है इसलिए यहाँ पर नॉन पोलर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। द डायपोल मोमेंट ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स AB एंड CD आर 10.141D एंड 10.24D, यही से आंसर आ जाएगा आपका। Respectively, will their bond distance are 2.84 at 2 and 2.67 angstrom. Respectively, this indicates that, ये क्या इंडिकेट करता है हमें ये बताना। तो देखो, कोई मोलिक्यूल से ए बी, उसका डायगोनल मोमेंट क्या है 10.41 डी, और कोई मोलिक्यूल से सी डी, इसका डायगोनल मोमेंट क्या है 10.24। किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है सर? इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, और इसका डायपोल मोमेंट सर कम है। अब सर डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट हमें बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड है, यानी कि जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर हमें वो बताता है। तो बताओ, डायपोल मोमेंट की वैल्यू इसमें ज्यादा है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर सर यहां पर ज्यादा होगा, और यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। समझ में आया? यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा, और यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो यहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा सर? यहां पर कम होगा, और यहां पर आयनिक कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग इन 100% आयनिक इन बोथ मॉलिक्यूल्स नहीं, डायपोल आ गया मतलब कोई ना कोई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। AB इज मोर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर देन CD। AB इज मोर आयनिक नहीं, AB इज लेस आयनिक है। AB इज लेसर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर देन CD। हाँ, CD से AB क्या होता है लेस आयनिक कैरेक्टर होता है। बॉन्डिंग इन नियरली कोवेलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल्स नहीं, कोवेलेंट नहीं, कोवेलेंट और आयनिक दोनों बॉन्डिंग होती है, बट वहां पर होता है कि यहाँ पर जो AB है, AB का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम, किससे CD से। तो AB इज लेसर आयनिक कैरेक्टर देन CD। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा C। करेक्ट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। Which of the following species has the highest dipole moment? कहां पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी? ऐसे का स्ट्रक्चर बना दो, PF3 का स्ट्रक्चर बना दो, क्योंकि ये क्या होता है ट्रेकोस कंपाउंड होता है, तो ट्रेकोस कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं होती है, हाइड्रोजन नहीं होगी तो पिरामिडल भी सब थोड़ा ना होगा, सब 90 एक ही होता है। SH3 और SbH3, SbH3 क्या कर रहा हूं मैं भी, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है अस्त्री सेम है, यहाँ पर फॉस्फोरस अस्त्री सेम है, यहाँ पर आर्सेनिक अस्त्री सेम है, यहाँ पर Sp अस्त्री सेम है, अस्त्री सब में सेम है। देख लो कहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किस मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर डायपोल मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इन नेपाल नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंड एंटी Sb में से मुझे बताओ किसकी डायपोल मोमेंट यानी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ेंगे, चार्ज सबसे ज्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे मोस्ट पोलर हो जाएगा, और डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा ये दिखाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से आपका ये आंसर आ सकता है। ठीक है, चार्ज, क्योंकि हमें पता है Q इक्वल टू म्यू इक्वल टू Q इंटू डायपोल मोमेंट, चार्ज और डिस्टेंस दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। The correct order of nitrogen oxygen bond length in NO, NO2 minus, NO3 minus, N2 and N2O4 minus। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसको। सबसे पहले बात करते हैं NO, NO2 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, N2O4।
N2O4 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ सही है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर की, 1 2 3 बॉन्ड 1.5, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस हो रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड कितने हैं? 4, ऐड बाई कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? 3, तो 1.25, ठीक है। इसका हो जाएगा, देखो तो किसका? अणु की बात कर रहा है, इसके अणु की, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसमें एक ही है, पर इसकी बात करेंगे जिसको मैं 1.5, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो बॉन्ड लेंथ सर सबसे कम किसकी होगी? अणु की होगी। ये अणु, ये अणु, ये आंसर नहीं होगा सर, और ये आंसर नहीं होगा। और सबसे ज्यादा किसकी होगी? अणु के बाद में क्या, कौन सा किसकी होगी? सबसे कम अणु की होगी। उसके बाद सबसे ज्यादा किसकी होगी? NO3 माइनस की होगी सर। NO3 माइनस का है, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों में बात करते हैं। अब देखो NO3 माइनस की ज्यादा, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब इन दोनों में सेम आ गए, 1.5 1.5। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज, कहाँ पर नेगेटिव चार्ज है? NO2 पे। तो NO2 जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा NO3 NO2 माइनस N2O4 NO, है ना। क्वेश्चन आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करता है 29 की। A strong bond in between, a strongest bond in between is in between। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहां पर होगा? यहां पर ये क्वेश्चन है फाजांस रूल का। जहां पर कैटायन का साइज सबसे ज्यादा और एनायन का साइज सबसे कम होगा, वहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। कैटायन का साइज सबसे बड़ा कहां पर है सर? Na+1 और -1, इधर भी +1 और -1। सर चार्ज तो सेम है, चार्ज सेम है, तो हम बात करते हैं हम साइज की। तो यहाँ पर कैटायन का साइज सबसे बड़ा है और एनायन का साइज सबसे छोटा है। यहाँ पर सर कहीं ना कहीं सिमिलर हो रही है, यानी कैटायन का साइज सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? ये होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। Which of the following bond will be most polar? सबसे ज्यादा पोलर, सबसे पोलर कौन सा होगा, हमें ये देखना है, ठीक है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन नॉन पोलर होगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी क्या होगा? कंपेयर कम होगा। नाइट्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन। सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रॉनिगेटिव होती है सर? 4.0। नाइट्रोजन कितनी होती है सर? ऑक्सीजन की हो जाएगी 3. इसकी हो जाएगी 3। फ्लोरीन की हो जाएगी 4, ऑक्सीजन की हो जाएगी 3.5, नाइट्रोजन की हो जाएगी 3.0, इसकी भी 3.0, इसकी भी 3.0, इसकी हो जाएगी 3.5, यहाँ पर हो जाएगी 4.0, यहाँ पर हो जाएगी 3.0, इसकी हो जाएगी 3.0। पोलिंग के इसके नाइट्रोजन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? सेम होती है। अगर इस वैल्यू से हमारा आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप देख लो कि कहाँ पर सबसे इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस कहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो कहने इनमें इलेक्ट्रॉनिक भी सेम है। इसमें सर इलेक्ट्रॉनिक एक ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों पास पास में इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें डिफरेंस कम है। सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबसे ज्यादा है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मोस्ट पावर बॉन्ड कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी और एम ऐसे आंसर होगा। NCl और NF। ओके, फ्लोरीन की होती है 4.0, इसकी हो जाएगी। अच्छा इन दोनों को सेम ही होगी ना, तो सेम ही होगी तो यहाँ पर भी नॉन पोलर ही बनेगा। सबसे ज्यादा पोलर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं सिमिलर आ रही है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सिमिलर आ रही तो नॉन पोलर में जाएगा। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है तो सबसे ज्यादा पोलर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। अमाउंट लिथियम क्लोरीन BeCl2, BeCl3 and CCl4, the covalent character, the covalent bond character, follow the order.
हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, एस से पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो पी ब्लॉक की तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है और आयनिक कैरेक्टर कम होता है, क्योंकि पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एस ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो हम बात करते हैं, हम इधर लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा कौन बनता है, कार्बन बनाएगा, तो CCl4 सबसे ज्यादा होगी, अरे ये तो कम दे रखी नहीं, ये सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद BCl2, उसके बाद BCl3, BCl2 Cl, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। H2O has a non-zero dipole moment. Will BF2 has जीरो डायपोल मोमेंट बिकॉज ये क्वेश्चन का हमने डिस्कस कर लिया आई गेस। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और बीई फ्लोरीन, फ्लोरीन। इसका एंगुलर शेप होता है इसलिए ये पोलर होता है, इसका लीनियर होता है इसलिए क्या होता है, डायपोल मोमेंट इसकी जीरो होती है। अच्छा, वहां पर पोलर नॉन पोलर के टर्म में पूछा था, यहाँ पर क्या किस किस टर्म में पूछ लिया, यहाँ पर डायपोल मोमेंट के टर्म में पूछ लिया। तो H2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, नहीं H2 तो बेंड होता है, एंगुलर होता है। BeF2 molecule is linear, while H2 is bend. बी आंसर एकदम करेक्ट। फ्लोरीन है मोर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, एंगुलर शेप देखो आप तो। ओके, अब यहाँ पर हमारा आगे हाइब्रिडेशन के क्वेश्चंस, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री शेप इन सब के आज जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं इन सबको। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ये लिस्ट फर्स्ट है, इनकी हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री सेम निकालो और लिस्ट सेकंड के साथ क्या करो, मैच करो। तो हम बात करते हैं XeO3, XeO3 यानी कि Xe कितने कितने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सर, Xe यानी ग्रुप 18, ग्रुप 18 में से 1 हटा दिया कितना 8, 8 कितने ऑक्सीजन है सर, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 1 लोन पेयर बच गया। तो इसकी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 sp3 और शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, TD है ना। अच्छा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप क्या हो जाएगी, पिरामिडल है ना, पिरामिडल, हाँ ओके। 1 हो गया। हम 2 की बात करते हैं। XeF2 यानी 2 फ्लोरीन होगी और 3 नॉन पेयर होगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d और इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी linear, लीनियर। 3 की बात करते हैं। XeOF4 1 2 3 4 5 6 7 8, XeOF4 यानी कि Xe डबल बॉन्ड O और 4 फ्लोरीन जोड़ना है ना, ये जोड़ दिया। अरे ओके, तो इसकी हाइड्रोजन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, sp3d2 हो जाएगी और इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल 4 XeF6। फ्लोरीन कितना आ रहा है, 6 फ्लोरीन आ रहा है। तो 5 फ्लोरीन तो ये जुड़ जाएंगे पेंटागोनल की शेप में, 5 पेंटागोनल जुड़ गया, 1 फ्लोरीन ऊपर चला गया तो ना 6, इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, 6 + 1 7, 7 का क्या हो जाएगा sp3d3 और इसकी शेप क्या हो जाएगी पेंटागोनल, एक पिरामिड है ना, 2 पिरामिड नहीं है, पिरामिडल, पेंटागोनल पिरामिडल। तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, sp3 और पिरामिडल, ए का सेकंड। बी का हो जाएगा XeF2 sp3d और लीनियर, sp3d और लीनियर। XeO4 का हो जाएगा sp3d2 और sp3 और स्काई पिरामिडल हो जाएगा, और किसका sp3d3 और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अच्छा,
पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा या डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी इसकी शेप होती है ना, इसमें दे रखा है, एक ये भी होती है और ये भी होती है, तो डिस्टोर्टेड यानी कि 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड में ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, पर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल क्या डिस्टोर्टेड है ना। ओके ये हो गया, तो ए का हो जाएगा सेकेंड, ए का सेकेंड यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, बी का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा थर्ड, डी का हो जाएगा थर्ड। आंसर ए एकदम क्या है, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक ईयर पूछता रहता है ना ये क्वेश्चन, सेव हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और शेप, तो ये क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना है ना आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। H2O NH3CH Cl3 डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा क्या सर, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इसकी ज्यादा होती है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या कार्बन है, हाँ सर एकदम करेक्ट है। XeF2 XeF3 XeF4 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, नहीं सर यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर कितना, Xe 4 बॉन्ड बना रहा है, Xe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 2 लोन पेयर बच गए यहाँ पर, यहाँ पर कितने लोन पेयर बच गए सर, 1 लोन पेयर बच गया, यहाँ पर कितने लोन पेयर बच गए सर, 4 में से 2 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 3 लोन पेयर बच गए, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम, नहीं ये तो इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया, तो ये ऑर्डर क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑर्डर गलत है। OH और NH बॉन्ड लेंथ, ओहो यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है कार्बन, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन, तो बॉन्ड लेंथ OH की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद NH की होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, CH के पहले देती, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। N2O2 और H2 N2 यानी नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, O2 यानी डबल बॉन्ड है, H2 यानी सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये हमारा आंसर क्या है, ये भी सही है, तो ए और डी आंसर हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, यानी कि लिस्ट 1 को हम लिस्ट सेकंड से हमें क्या करना है, मैच कराना है, तो ये इधर कंपाउंड दे रखा है, इसमें इसके अंदर शेप और ज्योमेट्री देखनी है, ठीक है। तो NH3 की शेप कैसी होती है सर, NH3 की शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। BrF3 की शेप कैसी होती है सर, अभी आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, NH3 यानी नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन नीचे और 1 दोनों ऊपर, इसका मतलब इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। BrF3 यानी कि Br होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से 5 ने बॉन्ड बना लिए और 1 लोन पे, यानी कि पेंटागोनल स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कहां पर है, XeF4 यानी कि ये Xe है, ये 4 फ्लोरीन ऐसे रहेंगे, इसके 2 लोन पे, यानी स्क्वायर प्लेनर, और SO4 की तो ऑक्टाहेड्रल होती है, सबको पता है। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा सेकंड, और डी का हो जाएगा थर्ड। अरे ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है, ए का फर्स्ट ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, आपको ऐसे ही आंसर आ गया आपका, तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं थी। इससे है ना, ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप है ना एलिमिनेशन मेथड पे लगा सकते हो, यानी आपको पता है कि इन चारों में से किसकी आपको आती है, समझ लो आपको सर इन तीनों को नहीं आती है, इसकी आती है, इसकी मैं बताया है, इसकी हमें पता होगी सर, इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है सर, तो इसमें ट्राइगोनल पिरामिड कौन सी है, ये रही, यानी एक का फर्स्ट होगा सर, एक का फर्स्ट, तो एक के फर्स्ट से ही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे अगर ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे नीट में, तो आपका एलिमिनेशन फैक्टर से आपका आंसर एकदम करेक्ट आ सकता है, आपका मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, ठीक है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड करना है। NH3 यानी वो है क्या, नहीं डिफरेंट है, NH3 यानी ट्राइगोनल पिरामिडल, अभी देखा हमने। ClF3 यानी कि Cl हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है।
टी शेप, CL3 यानी टी शेप। ओके, PCl5 यानी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो गई इसकी, BRFI यानी स्क्वायर पिरामिडल। एक का थर्ड है ना, देख लो एक का थर्ड कहां पर है, तो इन दोनों को हटा ही दो। बी का देख लो, बी का फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा ए। सी का देख लो, सी का सेकंड, सी का डी का आंसर होगा BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, तो डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट। ओके, NH3 का हो जाएगा आपका ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि एक का हो जाएगा थर्ड, एक का थर्ड होगा, तो एक का थर्ड यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों से आएगा। और बी का क्या हो जाएगा, बी का फोर्थ, इन दोनों में सही है। सी की बात करते हैं तो सी का सेकंड ये सही है। और डी की बात करता है तो डी का फर्स्ट ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अमाउंट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यानी कि कहां पर लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे IF5 का 7 होता है, 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। इसके बाद एक लोन पेयर, SF4 यानी एक लोन पेयर, XCF2 यानी XC8 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 लोन पेयर। CLF4 यानी दो लोन पेयर है। तो जहां पर लोन पेयर ज्यादा होगा वहां पर लोन पेयर का रिपीटेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। लोन पेयर देखना है तो सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पर है सर, XCF2 के अंदर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 3 लोन पेयर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो जहां पर लोन पेयर ज्यादा तो वहां पर रिपीटेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, सी आंसर हो जाएगा, है ना। ओके, 38 की बात करते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, यानी कि लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से हमें कंपेयर करना। PCl5 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एसएफिक ऑक्टाहेड्रल, हम सबको पता है। BRF5 ब्रोमीन के पास 7 में से 5 बॉन्ड बना गया, एक लोन पेयर यानी कि स्क्वायर पिरामिडल, BF3 यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, एक का आंसर फोर्थ, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। बी का आंसर क्या हो जाएगा, बी का आंसर हो जाएगा थर्ड। सी का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच पेयर, सबसे रॉन्ग। NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, हाँ एकदम राइट है। PCl5 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, नहीं होता है, रॉन्ग है। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, एकदम सही है। BCl5 लीनियर होता है, एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। दो इनकरेक्ट मैच है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द मोलिक्यूल्स, यानी PCl5 के बारे में हम बात करनी है। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये होता है Cl 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 Cl। 3 इक्विटोरियल PCl बॉन्ड मेक एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर, हाँ इन दोनों के बीच में कितना होता है, 120 का बॉन्ड एंगल होता है इसमें। तो एक ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। हमें क्या पूछना, इनकरेक्ट बता रहा है, तो ये तो करेक्ट हो गई। 2 एक्सियली PCl, 2 एक्सियली यानी ये और ये क्या होता है, एक्सियली बॉन्ड होता है। बॉन्ड मेक एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर, यानी कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, 180, ठीक है। तो ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। इन दोनों को एक्चुअली बॉन्ड बोलता है और इन तीनों को इक्विटोरियल बॉन्ड बोलता है, ठीक है। एक्सियली PCl बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCl बॉन्ड, हाँ ये जो एक्सियली बॉन्ड होता है वो क्या लॉन्ग होता है, लॉन्गर होता है, किससे, इन इक्विटोरियल बॉन्ड से। तो ये भी हमारी क्या होगी, पीस करेक्ट स्टेटमेंट होगी। PCl5 molecule is known
रिएक्टिव, यानी कि ये बोल रहा है कि PCL5 नॉन रिएक्टिव होती है, ये PCL5 बहुत ही अच्छा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एक्चुअली बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होती है, वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के बाद मॉलिक्यूल के पास जाएगी तो वो बॉन्ड टूट के बॉन्ड का फॉर्मेशन, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, इसलिए ये क्या होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या है? एक्सियली बॉन्ड का होना, ठीक है, एक्सियली बॉन्ड वीक होती है इसलिए। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, डी। प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द फॉलोइंग। हमें पता है और किसी भी मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर लोन के बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लोन होगा लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से होगा सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन ऑर्डर क्या होगा, लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। समझिए लोन पेयर उसके बाद बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Which of the following pair of anion are isostructural and isoelectronic और isostructural? isoelectronic क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। जिन भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। और आइसोस्ट्रक्चरल क्या होंगे, जिसमें स्ट्रक्चर क्या हो, जिन दो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोल देंगे, आइसोस्ट्रक्चर। तो बात करते हैं SO3 माइनस और NO3 माइनस की। तो सल्फर के बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सल्फर के बाद 6 होता है, ऑक्सीजन के बाद कितना होता है 6, और 6 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 18 प्लस 2 हो जाएंगे। हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। इसकी हम बात करते हैं, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, NO3 माइनस में। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 प्लस ऑक्सीजन के पास 3 इंटू 6 इंटू 3 18 प्लस 1, तो 18 ने 19 19 5 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। इन दोनों की बात करते हैं। SO3 2 माइनस की हमने बात कर दी, इसमें कितना होता है 26 होता है। इसकी बात करते हैं तो ClO3 माइनस की बात करते हैं। तो Cl में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 प्लस ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 1, 18 ने 19 19 प्लस 7 26, यानी भी ये भी 26 हो गया। मतलब कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है। अब हम बात करते हैं आइसो स्ट्रक्चरल की। तो Cl डबल बॉन्ड हो लोन पे 7 होता है, एक आगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। SO4 SO3 S डबल बॉन्ड हो नहीं O माइनस लोन पेयर, यानी ये भी क्या होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये भी ट्राइगोनल पिरामिडल, यानी कि इनमें स्ट्रक्चर भी इसका क्या है सेम है और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। इसकी बात करते हैं NO3 माइनस में कितना होता है 24, इसमें कितने हो जाएंगे कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन O3 18 प्लस 2, प्लस 18 प्लस 2 26, 5 प्लस 18 8 प्लस 24। ओके, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। डी की बात करते हैं ClO3 माइनस में 26 होता है और CO3 माइनस में 26 होता है, इसमें 26 इसमें 26। तो ClO3 की बात करते हैं तो Cl
O3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल। अब CO3 2- की बात करते हैं हम, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, O पे नेगेटिव और O पर नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस आया, इसका मतलब 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर आया, तो इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो 43 में क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। एकदम करेक्ट है ये, उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर का, बस हाइपोथेटिकल होते हैं। एवरी AB5 molecules does in fact have a square pyramidal structure, यानी कि AB5 का जो भी मोलिक्यूल होगा उसके क्या बोलिए? स्क्वायर पिरामिडल ही बनता है। नहीं, AB5 यानी कि ए, ये B5 या B5 यानी कि ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल भी बना सकता है या स्क्वायर पिरामिडल बना सकता है। मतलब कि ये क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, इनकरेक्ट है। मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो वो छोटे होंगे सिंगल बॉन्ड से। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज लेविस एसिड। हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो लेविस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है, ये भी सही है। तो आंसर नंबर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट। Which of the following molecules have trigonal planar geometry? Trigonal planar, ओहो, BF5 BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसकी क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ओके, इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री बता जाना। In BRF3 molecules, the lone pair occupy equatorial position to minimize BRF5. BRF3 यानी एक फ्लोरीन यहाँ ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, एक फ्लोरीन यहाँ, और दो नाइट्रोजन, दो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर आता है। तो उसका रीजन क्या है? लोन पेयर रिपल्शन ओनली, बॉन्ड पेयर ओनली। यहाँ पर क्या होता है? इक्विटोरियल पोजीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन भी कम करने के लिए, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों रिपल्शन, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों रिपल्शन को कम करने के लिए वो इक्विटोरियल पर आता है। ठीक है, तो लोन पेयर रिपल्शन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां तक आज हमने प्रैक्टिस करी है 45 क्वेश्चन की। इससे आगे की हम बात करेंगे हमारे अगले वाले सेशंस में। तो यही पर मैं अपने सेशन को एंड करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक मेरे साथ जुड़ने के लिए।